थे परिवहन तंत्र, क्या पढ़ रहे थे? परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे। और तुम लोग को फिर से बताना चाहते हैं कि ये मतलब परिवहन तंत्र पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और देख लेना, जहाँ से भी देखेगा तुम लोग को A to Z समझ आ जाएगा। परिवहन तंत्र फिर पहले से भी पढ़ाया। परिवहन तंत्र क्या बोलें, पूरा सब्जेक्ट को ही, क्लास 10 का होल सिलेबस को ही पूर्ण कंप्लीट तरह से पढ़ाया हुआ है। साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और SST का बात करें, हो गया SST में क्या होगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन आंसर भी करवाया हुआ है। बच गया NCERT, तो NCERT करवाने अब स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ हिंदी संस्कृत की बात करें, हिंदी और संस्कृत का व्याकरण भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। और हिंदी संस्कृत का बुक का सिर्फ कहानी बचा हुआ है, जबकि कुछ हम पढ़ा दिए। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सेकंड हिंदी तो पूरा ख़त्म में हो गया है। और संस्कृत में भी कहानी बच गया, तो सब जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके देखो, पूरा A to Z पढ़ाया हुआ है। VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है हर सब्जेक्ट का, VVI सब्जेक्टिव 2 नंबरिया अपलोड है हर सब्जेक्ट का, एक वीडियो, VVI 5 नंबरिया अपलोड है हर सब्जेक्ट का एक वीडियो, ठीक है ना। मॉडल सेट को अचानक सोल्यूशन A to Z तुम लोग को अपलोड है, देखते रहो जाके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओए चलो यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो परिवहन समझते हैं, क्या समझते हैं? परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन किसे कहते हैं पहले ये समझना है, ठीक है ना। परिवहन किसे कहेंगे? परिवहन मतलब क्या होता है? अरे परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन मतलब होता है सामान को पहुँचाने वाला। जैसे परिवहन में क्या हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं अगल बगल में परिवहन का काम कौन करता है? परिवहन का काम करता है ज़मीन पर चलने वाला वाहन हो गया, या पानी में चलने वाला हो गया जहाज़ हो गया, या उड़ने वाला वायुयान हो गया। ये तीनों परिवहन का काम करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कोई परिवहन का काम करता है। कोई क्या करता है? परिवहन का काम करता है। और परिवहन का काम हमारे शरीर में क्या करेगा? जैसे हम लोग कुछ खाए हैं ना, तो खाए हैं तो क्या कर रहा है? तो पोषक पदार्थ लिए हैं। पोषक पदार्थ अगर छोटी आंत में रह जाएगा, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगर वहीं रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुंह, कान, नाक, हाथ, पैर सब तो काम कर रहा है, सबको ऊर्जा चाहिए। तो उसको पहुंचाने का काम, उसको हर कोशिका में पहुंचाने का काम, प्रत्येक कोशिका काम कर रहा है, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का काम कोई करेगा, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे परिवहन। क्या बोलेंगे? और कोशिका में जो फिर खराब पदार्थ बनेगा, कोशिका में खराब पदार्थ क्या बनेगा? हम जानते हैं कोशिका में क्या, तो शोषण। इससे पहले पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे? शोषण तंत्र पढ़ाए थे ना। तो कोशिका में होता है शोषण। क्या होता है? ऑक्सीजन की मदद से, एंजाइम की मदद से कोशिका में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज जलता है और बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है ना। तो CO2 क्या हो गया? हानिकारक पदार्थ हो गया। तो CO2 कोशिका में रहने देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि CO2 हमारे लिए क्या हानिकारक क्या है? तो फिर CO2 पकड़ लेगा, ठीक है ना। कौन पकड़ेगा? तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ लेगा और ज़बरदस्ती उसको खींचते हुए कहाँ तक लेके आएगा? फेफड़ा तक। कहाँ तक आएगा? और फेफड़ा से फिर वहाँ बाहर चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? हम लोग का शरीर में परिवहन होता है। हम लोग का शरीर में परिवहन कौन करता है? तो एक हृदय, सबसे मेन जो परिवहन तंत्र हमारे शरीर में हृदय है। और क्या है? रक्त। क्या है? रक्त है, ठीक है ना। और धमनी हो जाएगा, शिरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेन है रक्त, ठीक है, हृदय। तो सो देखते हैं परिवहन, तो क्या बोलेंगे? तो परिवहन किसे कहेंगे? परिवहन किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे हमारे शरीर में जो उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ क्या हो जाएगा? तो उपयोगी पदार्थ बता चुके हैं, पोषक तत्व हो जाएगा। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट आएगा, वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है ना, खनिज, लवण, ऑक्सीजन, ये सभी क्या उपयोगी पदार्थ क्या है? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे उपयोगी पदार्थों को। क्या बोलेंगे? उपयोगी पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर, उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर, मूल स्रोत से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका, क्योंकि शरीर के प्रत्येक कोशिका काम करता है। प्रत्येक कोशिका को एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोशिका में होता है ऊर्जा घर। क्या होता है? ऊर्जा घर को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 9 में तुम लोग पढ़ा है कि ना? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, पता है ना। तो वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उपयोगी पदार्थों को उनको मूल स्रोतों से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। अब जैसे ही शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा, ठीक है ना, उपयोगी पदार्थ, तो वहाँ पर क्या होता है? उपयोगी पदार्थ में ग्लूकोज भी होता है ना। तो प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? तो ग्लूकोज रहता है। और वहाँ ऑक्सीजन हम लोग के लिए उपयोगी पदार्थ हो गया। तो ऑक्सीजन जैसे पहुँचेगा ग्लूकोज के पास पहुँचेगा, यानी प्रत्येक कोशिका तक पहुँचेगा, यानी ग्लूकोज के पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुँचेगा तो ग्लूकोज जलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज जलना प्रारंभ होगा। और ग्लूकोज जैसे जलेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज
जैसे जलेगा ऑक्सीजन का मदद से, तो ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बन जाएगा। चलो ये तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये भी चलो अच्छा है, लेकिन ये पगलवा काहे ला गया, ये आ गया फालतू में आ गया। और इसको पकड़ के कहेंगे चल टंगड़िया खींचते हुए उसको कहाँ लेके आएंगे, फेफड़ा तक, कहाँ तक लेके आएंगे, फेफड़ा तक लेते आएंगे, ठीक है ना। फेफड़ा से फिर मारेगा धक्का, अच्छा जाएगा कलकत्ता, यानी बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, अरे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचाना, हानिकारक पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचाना, ठीक है ना, जहां से वो शरीर से बाहर चला जाए। कहाँ चला जाए, शरीर से बाहर चला जाए, उस स्थान तक पहुँचाना जहाँ से वो शरीर से बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं गंतव्य स्थान। इसे क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान, यानी वो अंतिम स्थान जहाँ से शरीर की कोशिका से बाहर चला जाए। तो शरीर से बाहर चला जाए उसे ही परिवहन कहा जाता है, उसे ही परिवहन कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। परिवहन में कोई दिक्कत जल्दी बता, परिवहन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सही क्या कहते हैं, परिवहन, क्या कहते हैं। और इसे परिवहन को कंप्लीट करने में जो अंग सहायता प्रदान करेगा वो सभी अंग को मिलाएंगे तो बोलेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा, यानी तो यहाँ परिवहन तंत्र बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ परिवहन तंत्र बनेगा, ठीक है ना। पाचन में जो अंग मदद किया था उसे बोले थे पाचन तंत्र, क्या बोले थे। उसी प्रकार श्वसन में जो अंग मदद किया था उसे बोले थे श्वसन तंत्र। पाचन में कौन मदद किया था, तो पाचन में मुँह हो गया था, ट्रेकिया हो गया था, अमाशय हो गया था, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया था, अग्नाशय हो गया था, ये सब मदद किया था, तो ये हो गया पाचन तंत्र। श्वसन में कौन मदद किया था, नाक किया था। नाक के बाद फिर तुम लोग गए थे क्या, अंदर गए थे तो ग्रसनी मिला था, लैलिंग्स मिला था, ठीक है ना। फिर मिला था ट्रेकिया मिला था, ठीक है ना, जिसको श्वास नली बोले थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन मिला था, फिर ब्रोंकस था, ब्रोंकिओल्स था, वायुकोश था फेफड़ा के अंदर, तो ये सब मदद किया था, उसको बोले थे श्वसन तंत्र। क्या बोले थे, श्वसन तंत्र। उसी प्रकार जो परिवहन में मदद करेगा उससे बोलेंगे परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसे परिवहन कहा जाता है, तथा उस तंत्र को यानी जो अंग मदद किया था तो वो तंत्र बनाएगा, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है, परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब हम लोग को सही में परिवहन तंत्र में कौन क्या आएगा तो देख लेते हैं, थोड़ा उसको पढ़ना है। तो हम लोग को सही में परिवहन के काम कौन करता है, हम लोग को शरीर में परिवहन के काम कौन करता है, जल्दी बता दे। तो रक्त करता है, रक्तन दौड़ता है एक स्थान दूसरे स्थान तक, फेफड़ा करता है, रक्त दौड़ता है, कौन दौड़ता है, लेकिन रक्त दौड़ पाएगा, रक्त को कौन स्टार्ट करता है कि चल तुम, अच्छा हृदय करता है, कौन करता है, हृदय कौन करता है। तो हम लोग को हृदय के बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि सबसे मेन परिवहन तंत्र हो गया हृदय, क्योंकि हृदय न रहेगा तो रक्त दौड़ेगा, रक्त नहीं दौड़ेगा, वो कोरी जैसा एक जगह बैठ जाएगा। लेकिन रक्त को धक्का मारता है कौन, कहता ले एकदम स्टार्ट करके छोड़ देता है उसको, एकदम धक्का मारता है कस के, कौन मारता धक्का, तो मारता है हृदय, कौन मारता है। तो हम लोग को इसमें डिटेल से पढ़ना है हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में, जिसको तुम लोग क्या बोलता है, दिल बोलता है, न बोलता है। और तुम लोग ऐसे करेगा ऐसे बना देगा, ठीक है ना। तो इसी बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेन हमारा परिवहन तंत्र हो गया क्या, तो हो गया हार्ट यानी हृदय। क्या हो गया, हृदय हो गया। अब हृदय तो धक्का मार दिया है, अब रक्त क्या करेगा, हर कोशिका में जो है पोषक तत्व को पहुंचाएगा। तो पढ़ना है रक्त के बारे में, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे रक्त के बारे में, क्या पढ़ेंगे, रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ब्लड के बहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जैसे मान लो कि कोई भी गाड़ी है, ठीक है ना, कोई भी गाड़ी है, चाहे ऑटो हो, कार हो, बस हो, कोई भी हो, वो तो स्टार्ट हो गया, लेकिन चलने के लिए उसको जगह चाहिए ना, खत्म नहीं चलेगा, तो उसके लिए रोड चाहिए, क्या चाहिए। उसी प्रकार रक्त को चलने के लिए भी उसकी जगह चाहिए, ठीक है ना। तो उसको होता है क्या, उसके लिए होता है रक्त एवं सीरा। क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, रक्त एवं सीरा। क्या होता है, रक्त एवं सीरा होता है, ठीक है ना। और सॉरी रक्त हम बोल दिए, धमनी एवं सीरा, धमनी एवं, उसके लिए क्या होता है, धमनी एवं सीरा होता है। और लास्ट में धमनी जो है अंतिम स्थान में बचेगा, उससे बोले केशिकाएँ। क्या बोलेंगे, केशिकाएँ, कोशिकाएँ नहीं, केशिकाएँ,
ठीक है ना, जहाँ कोशिका के अंतिम में पहुँचने वाला होगा उस वहाँ बोलेंगे कोशिकाएँ। तो ये सभी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? परिवहन तंत्र में। कहाँ पढ़ेंगे? परिवहन तंत्र में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? परिवहन तंत्र में। तो हम लोग का पूछेगा कि मेन परिवहन तंत्र का जो है मेन हिस्सा कौन है? तो हृदय। कौन है? तो सभी जब जीव जंतु में क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे, यहाँ ध्यान दो, प्रमुख सभी जीवों में परिवहन का विधि सभी जीवों में परिवहन का विधि, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं क्या एक कोशिकीय जीव। क्या देखते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब समझ रहा है ना, वैसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिल के बना उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उसे एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव में परिवहन जो होता है ना, अरे पगलवा एगो कोशिकीय है, हम जानते हैं कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? अंग। और अंग मिलता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। तो यहाँ आ गया परिवहन तंत्र। तो देखो अंग तंत्र कहाँ जाके बना है? इसमें वो कोशिका है तो उत्तक तो बनबे नहीं करेगा, और उत्तक नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा, और जब अंग नहीं बनेगा तो अंग तंत्र नहीं बनेगा, और जब अंग तंत्र नहीं बनेगा तो बॉडी नहीं बनेगा। तो इसका एक शरीर सब काम कर रहा है, यानी एगो कोशिका है इसमें। तो बता इसमें परिवहन तंत्र विकसित होगा? नहीं। तो इसमें जो परिवहन होगा वो एक विधि के द्वारा होगा, यानी शरीर के कोई भाग के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर लेगा, बाहर फेंक देगा, उसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? तो इसमें जो होगा उस जोन विधि के द्वारा परिवहन होगा उसे बोलेंगे विसरण विधि। क्या बोलेंगे? विसरण विधि। समझ तुम लोग आया? ठीक है ना, विसरण विधि क्या होगा। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना, अमीबा हो गया, ठीक है ना, युगलिना हो गया, क्या हो गया? युगलिना हो गया, ठीक है ना, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया। और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीव, लेकिन सरल बहुकोशिकीय जीव। सरल मतलब समझ रहा है कि एकदम सिंपल। सरल मतलब क्या? बहुकोशिकीय तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग क्या है? जटिल। गाय, भैंस, बैल जितना भी देख रहे हैं, पक्षी, ठीक है ना, मछली, ठीक है ना, ये सब क्या है? जटिल बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग क्या है? जटिल बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग का शरीर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वैसा बहुकोशिकीय जीव जो काफ़ी सरल हो, अभी कुछ कोशिका मिलवे किया है और बहुकोशिकीय का निर्माण किया है, काफ़ी सिंपल उस शरीर का निर्माण हो, जटिल एकदम बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं सरल बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं? तो सरल बहुकोशिकीय जीव। सरल बहुकोशिकीय जीव में आएगा शैवाल। क्या आएगा? तो शैवाल में भी जो परिवहन होगा वो होगा विसरण विधि। क्या होगा? विसरण विधि होगा, ठीक है ना। जैसे शैवाल के कुछ एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास। क्या है? शैवाल का एग्जाम्पल क्या है? शैवाल का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो गया? क्लेमाइडोमोनास। क्या हो गया? अमीबा युगलिना तो सिम लिख दिए, नहीं लिख दिए, ठीक है ना। तो चलो ये सब देख लिए हैं। चलो और देखते हैं सब में क्या होता है। और तो देखेंगे पेड़ पौधा। क्या देखेंगे? पेड़ पौधा देखेंगे। तो पेड़ पौधा अगर बहुत सरल है, ठीक है ना, काफ़ी छोटा है, तो उसमें विसरण विधि के द्वारा हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ पौधा है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा संवहन तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होगा? संवहन तंत्र के द्वारा। तो पेड़ पौधा में होगा परिवहन संवहन। क्या होगा? संवहन तंत्र। और संवहन तंत्र की निर्माण कौन करेगा? तो संवहन तंत्र निर्माण करेगा, आप लोग को पढ़ाएंगे आगे, जाइलम एवं फ्लोएम। कौन करेगा? जाइलम एवं फ्लोएम। कौन करेगा? जाइलम एवं फ्लोएम। आगे पढ़ेगा कि जाइलम जो है ना, पेड़ पौधा चाहिए क्या? जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और पेड़ पौधा क्या चाहिए? तो पेड़ पौधा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, सूर्य के प्रकाश को परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है ना। और पत्ती में, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, तो भोजन का निर्माण करता है पत्ती में। पत्ती में भोजन जो निर्माण हुआ खाली पत्ती खाएगा कि सबको चाहिए? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, सबको भोजन चाहिए। तो सबको भोजन पहुँचाने का काम करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम, ठीक है ना। यानी परिवहन करने के काम कौन किया? जाइलम एवं फ्लोएम। आगे बताएंगे कि जल एवं खनिज लवण। जल में क्या घुलर रहेगा? जल में घुलर रहेगा खनिज लवण, और जल में खनिज लवण घुलर रहेगा। तो जल एवं खनिज लवण को बोलेंगे कि परिवहन करने का काम कौन करेगा? तो करेगा कौन? तो करेगा जाइलम। कौन करेगा? और आगे पढ़ाएंगे फ्लोएम, ये भोजन का परिवहन का काम। यानी भोजन तो पत्ती में बन गया ना, लेकिन भोजन चाहिए सबको, फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, सबको चाहिए। तो उसको परिवहन करने का काम करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम, ठीक है ना। अब जितना भी मतलब
जटिल बहुकोशिकीय जीव है। सब में परिवहन का जो मेन अंग है वो है हृदय। क्या है, चाहे हम बोल दे क्या, चाहे हम बोल दे ए बीज नहीं, चलो यहाँ शुरू करते हैं। चाहे हम बोल दे मत्स्य वर्ग, क्या बोल दे मत्स्य वर्ग, मतलब समझ रहा है, मछली वाला वर्ग, ठीक है ना, मछली जिसमें पाया जाता है। चाहे हम बोल दे क्या, तो चाहे हम बोल दे उभयचर, क्या बोल दे उभयचर बोल दे। चाहे हम बोल दे लेप्टिरिया, क्या बोल दे लेप्टिरिया, समझता है ना, जो पेट के बल पर रेंग के चलता है उसे बोलते हैं लेप्टिरिया। क्या बोलते हैं, रेप्टिरिया, या उसे क्या बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं सरीसृप, ठीक है ना। हमने तुम लोग पेटा बल पर खसटने लगना, बोलना कि हम लोग भी लेप्टिरिया है, ठीक है ना, हम लोग लेप्टिरिया ना है, ठीक है ना। न बोलना जो दंड देता है तो पेटे बल पर चलता है, न बोलना कि लेप्टिरिया बन गया। लेप्टिरिया बन गया यानी तो खड़ा ना हो पाएगा, पेटे बल पर चलेगा, ठीक है ना। तो लेप्टिरिया को ही बोलते हैं सरीसृप। क्या बोलते हैं सरीसृप, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे आएगा तो आएगा क्या, ए बीज। क्या आएगा, ए बीज आएगा। क्या आएगा, ए बीज आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे पहुँचेंगे तो आगे होगा मेमेलिया। क्या हो जाएगा, मेमेलिया, ठीक है ना। मेमेलिया मतलब मेहमाने वाला ना, मेमेलिया मतलब स्तनपाई। क्या होता है, स्तनपाई। क्या होता है, स्तनपाई। स्तनपाई मतलब उसको बोलेंगे स्तनपाई। मेमेलिया उसको बोलेंगे जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, यानी जिसके पास दुग्ध ग्रंथि होता है उसे बोलते हैं मेमेलिया, यानी स्तनपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमेलिया यानी स्तनपाई कहा जाता है। ये भी मतलब क्या होता है, पक्षी। क्या होता है, पक्षी होता है। तो ये सभी में होता है हृदय। क्या होता है, ये सभी में होता है हृदय। क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है ना। और रक्त, जब हृदय है तो रक्त, आप बोलेगा रक्त नहीं होता, कि रक्त भी होता है, लेकिन मेन क्या है बता रहे हैं, हृदय। क्या बता रहे हैं, हृदय, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तुम लोग को। अब देखो हृदय जो होता है ना, हृदय जो होता है वो बहुत सारे भाग में बटा होता है। ये नहीं पढ़े पूछेगा तुम लोग को कि मत्स्य वर्ग में क्या होता है, हृदय होता है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा हृदय उससे कितना चैम्बर में बटा है, ठीक है ना। हम लोग का हृदय अंदर देखना, जिसको दिल बोलता है, ठीक है ना, वो 4 चैम्बर यानी 4 चैम्बर बोले तो 4 भाग में बटा होगा, 4 भाग में बटा होगा, 4 कोष्ठक में बटा होगा, 4 कोष्ठक में बटा होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेगा मछली कितना बटा हुआ है, हम लोग का हृदय कितना चैम्बर में बटा होगा, तो हम लोग का जो हृदय रहेगा, ठीक है ना, हम लोग का जो हृदय रहेगा वो 4 चैम्बर में बटा रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 डिटेल से पढ़ेंगे। ऊपर वाला बोलेंगे अलिंद। क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे। और नीचे वाला बोलेंगे निलय। 9 से नीचे, 9 से निलय, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ये साइड है, तो ये साइड देखो, ये कौन साइड है, ये साइड ना है, ये साइड ना है, इसको बोलेंगे, देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो हो जाएगा दायां अलिंद। क्या हो जाएगा, दायां अलिंद। क्या हो जाएगा, देखो दायां है, अरे इधर दायां हुआ, ये क्या हुआ, बायां हुआ, तो इधर जो रहेगा दायां, इधर जो रहेगा बायां, तो इधर कौन है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो हम लोग का हृदय 4 भाग में बटा रहेगा, ठीक है ना। कितना भाग में बटा रहेगा, 4 भाग में, जिसको तुम लोग बोलेगा दिल बोलेगा, लेकिन तुम लोग बोलता है दिल टूट गया। अरे गधा, दिल टूटता है, दिल में तनी को झटका आता तो आदमी मर जाता है, और टूटेगा तो आदमी बचा रहेगा। दिमाग लगा, दिल में क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, थोड़ा सा झटका आता तो आदमी होता है टें बोल जाता है, दिल टूटेगा, दिल ना टूटता है। तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे, दिमाग के बारे में पढ़ाएंगे तो दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाएंगे तो हाइपोथैलेमस टूटता है, ठीक है ना। जितना भी प्यार, गुस्सा, नफरत जितना भी है, ठीक है ना, भूख प्यास, सुख दुख, दर्द, प्यार, गुस्सा, सब होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, तो दिल को झूठे बदनाम कर दिया सब, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम बता रहे हैं क्या, दिल का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को लंपथी करना, इतना करके धक्का मारना कि पूरा शरीर में पहुंच जाए, पूरा शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाए, बस उसी काम है। जैसे मोटर का काम क्या है, पानी को खींच कर कहाँ पहुँचा देना, टंकी तक पहुंचाना। उसी प्रकार ब्लड अथी का काम है, हृदय का काम है सिर्फ ब्लड को जो है पंप करना, ब्लड को पंप करना, यानी केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग का हृदय में 4 चैम्बर था, ठीक है ना। तो मछली के हृदय में कितना चैम्बर होता है, तो 2 चैम्बर होता है। कितना होता है, 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, याद रखना। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक या व्यास्म। क्या बोलते हैं, व्यास्म। क्या बोलते हैं, व्यास्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर, मछली के हृदय में उभयचर, उभयचर मतलब समझ रहा है ना, वैसा जीव जो पानी में भी मजा ले और धरतिया पर भी मजा ले, यानी जल एवं स्थल दोनों पर है, उसे बोलते हैं उभयचर। जैसे मेढक, क्या हो गया, मेढक हो गया, ठीक है ना। और मेढक का ही बहुत सारा प्रजाति है, हाइला जो हो गया, सब मेढक का प्रजाति। कुछ सांप भी होता है जो ज़मीन पर भी रहेगा, पानी में भी रहता है ना, ठीक है ना। तो उभयचर जो रहता है उसका हृदय में 3 चैम्बर, कितना होता है, 3 चैम्बर, यानी 3 व्यास में पाया जाता है, ठीक है ना। और लेप्टिरिया जो रहेगा,
लेप्टेरिया यानी जो पेट के बल पर रेंग के चलेगा, ठीक है ना। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी पेट के बल पर रेंग के चलता है। तो इसके हृदय में रहेगा कितना चैम्बर, तो इसके हृदय में यानी इसके हृदय में 3 चैम्बर। कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। कितना होता है? लेकिन इसमें अपवाद है कि क्या है, इसमें अपवाद क्या पढ़ना है? मगरमच्छ तुम लोग देखा है, मगरमच्छ भी पेटे बल पर चलता है, देखा है ठीक है ना। और घड़ियाल देखा है, घड़ियाल भी पेटे बल पर चलता है। लेकिन इसमें 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? इसमें 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। चलो ए भी बोले तो पक्षी, ए भी बोले तो पक्षी में कितना चैम्बर रहेगा? तो पक्षी में 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? पक्षी में भी 4 चैम्बर होता है। यानी 2 अलिंद और 2 निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे आगे जाके। और मेमेलिया बोले तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जिसके पास दूध ग्रंथि होता है उसे मेमेलिया बोलते हैं। जितना भी सब लोग अगल बगल बढ़े आ रहा है सब मेमेलिया है, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, गधा हो, बंदर हो, लेल हो, बकलोल हो, ठीक है ना। यानी मनुष्य खुदे हो, ठीक है। जितना भी ये सब क्या है, सब दूध पिलाता है ना, तो ये सब मेमेलिया क्या है? मेमेलिया है। तो मेमेलिया में हो जाएगा कितना चैम्बर? तो 4 चैम्बर कितना होगा, क्योंकि हम लोग मेमेलिया में आता है। समझ तो लोग आया। तो आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे पेड़ पौधा में परिवहन कैसे होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे मनुष्य से परिवहन कैसे होता है। और जब मनुष्य से परिवहन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रक्त के बारे में, उसके बाद रक्त के बाद फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? हृदय के बारे में। और हृदय के बारे में पढ़ते पढ़ते उसी में देखेंगे धमनी देखेंगे, सीरा देखेंगे, कशिकाएँ देखेंगे, और उसके बाद ये होगा ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस जल्दी तुम लोग छापो। ये अभी ट्रेलर था, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, जल्दी कर। चलो यहाँ ध्यान दो। ये जो क्लेमाइडोमोनस है ना, इसको एक कोशिकीय में ही लिख देना, ठीक है ना। यहाँ ही लिख देना क्लेमाइडोमोनस। ठीक है ना, क्योंकि क्लेमाइडोमोनस जो है कोशिकीय शैवाल है। कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनस है। और शैवाल बहुत होता है, लेकिन शैवाल जो है एक क्लेमाइडोमोनस जो है कोशिकीय है। शैवाल तुम लोग जानता है? शैवाल जो पूरा एकदम ग्रीन होता है, जिस पर तुम्हारा पैर पड़ता है और चल जाता है, हरा सना गिर जाता है, उसको बोलते हैं शैवाल, ठीक है ना। शैवाल होता है कजली होता है, जहाँ पानी रहेगा वहाँ देखना हरा एकदम पूरा हो जाएगा, जिस पर तुम्हारा पैर पड़ेगा और एकदम चटा सना गिर जाएगा, ठीक है ना। और फिर रोते हुए उठेगा तो उसे बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनस को वहाँ लिख देना है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखेंगे, ठीक है ना। जाइलम फ्लोएम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पहुँचेंगे हम लोग अपना शरीर का पूरा इलाज करेंगे, हम लोग शरीर का परिवहन तंत्र कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे। और तुम लोग को फिर से बताना चाहते हैं कि ये मतलब परिवहन तंत्र पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और देख लेना, जहाँ से भी देखेगा तुम लोग को A to Z समझ आ जाएगा। परिवहन तंत्र फिर पहले से भी पढ़ाया। परिवहन तंत्र क्या बोले? पूरा सब्जेक्ट को ही, क्लास 10 का होल सिलेबस को ही पूर्ण कंप्लीट तरह से पढ़ाया हुआ है। साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और SST का बात करें, हो गया SST में क्या होगा? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन आंसर भी करवाया हुआ है। बच गया NCERT, तो NCERT करवाने अब स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ हिंदी संस्कृत की बात करें, हिंदी और संस्कृत का व्याकरण भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। और हिंदी संस्कृत का बुक का सिर्फ कहानी बचा हुआ है, जबकि कुछ हम पढ़ा दिए। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सेकंड हिंदी तो पूरा ख़त्म में हो गया है, और संस्कृत में भी कहानी बच गया, तो सब जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके देखो, पूरा A to Z पढ़ाया हुआ है। VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है हर सब्जेक्ट का, VVI सब्जेक्टिव 2 नंबरिया अपलोड है हर सब्जेक्ट का एक वीडियो, VVI 5 नंबरिया अपलोड है हर सब्जेक्ट का एक वीडियो, ठीक है ना। मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन A to Z तुम लोग को अपलोड है, देखते रहो जाके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओए चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन तंत्र। क्या पढ़ते हैं? परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग पेड़ पौधा में परिवहन। क्या देखेंगे? पेड़ पौधा में परिवहन। क्योंकि इससे पहले सब डिटेल में थोड़ा इसका परिचय ले लिए कि परिवहन की परिभाषा क्या है, सब ले लिए ना। तो पेड़ पौधा में परिवहन, पेड़ पौधा में परिवहन देखेंगे, ठीक है ना। पेड़ पौधा में परिवहन, अगर पेड़ पौधा बोलेंगे कि पेड़ पौधा अगर एक कोशिकीय है, क्या है? पेड़ पौधा अगर एक कोशिकीय है तो उसे परिवहन जो होगा वो होगा विसरण विधि के द्वारा। क्या होगा? अगर एक कोशिकीय है, क्या है? पेड़ पौधा अगर क्या है? एक कोशिकीय है तो उसमें परिवहन जो होगा वह विसरण विधि। विसरण विधि क्या है? तो जैसे पानी होता है, अतिरुई होता है। क्या होता है? रुई होता है। तो रुई में रुई को जैसे पानी पर डालेंगे तो पानी अंदर कहीं से भी घुस जाएगा ना। तो कहीं से भी घुस गया, यानी कहीं से भी पानी क्या हुआ? अंदर परिवहन हो गया।
और उसको दाबो पच चला तो कहीं से भी फेंक देगा ना, तो उसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? तो कहीं से भी अंदर घुस जाना, कहीं से भी निकल जाना, विसरण बोलाता है। क्या बोलते हैं? विसरण। तो ये कोशिका जीव में तो अंग तो बनवे नहीं करता है, वो कोशिके रहता है, तो विसरण विधि द्वारा, ठीक है ना। हम लोग की तरह मुँह, आँख, नाक, कान सब थोड़े होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तब अंग बनता है। पगल भाई वो कोशिका इसके पास है, ठीक है ना। तो होगा विसरण। क्या होगा? विसरण हो जाएगा। लेकिन बहुकोशिकीय पौधा होगा, जटिल बहुकोशिकीय पौधा जो होगा, ठीक है ना, उसमें परिवहन के लिए जैसे लंबा लंबा पेड़ पौधा होगा, जितना भी अगल बगल में पेड़ पौधा देख रहा है, ठीक है ना, शायद वो जितना भी पेड़ पौधा देख रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है? बहुकोशिकीय। क्योंकि कोशिका काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बगल जितना भी पेड़ पौधा देख रहे हैं उसको देख सकते हैं आराम से। तो देख सकते हैं तो क्या बहुकोशिकीय है, तो उसमें परिवहन के लिए चाहिए संवहन उत्तक। क्या चाहिए? तो बहुकोशिकीय पौधा जो हो गया, बहुकोशिकीय पौधा जो हो गया, उसमें परिवहन के लिए क्या चाहिए? संवहन उत्तक। क्या चाहिए जल्दी बता दें? संवहन उत्तक चाहिए। और संवहन उत्तक पढ़ाएंगे दो प्रकार, एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम होता है। एक होता है जाइलम उत्तक, एक होता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है ना। और जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक उसमें ज़्यादा विकसित होगा जो लंबा लंबा पौधा है। जैसे तुम लोग देखा होगा लिप्टस देखा होगा, देवदार के पौधा देखा होगा, ठीक है ना। नारियल तार के पौधा हो गया, नारियल के पौधा हो गया, सब काफ़ी लंबा लंबा होता है। और काफ़ी लंबा लंबा होता है तो पनिया कहाँ मिलता है? पनिया उसको तो मिलता है जड़िया से। कहाँ मिलता है? जड़ से पानी मिलता है। और पनिया पहुँचाना है कहाँ तक? फुलंगिया तक पहुँचाना है ना, जब ऊपर एकदम शीर्ष तक पहुँचाना है तो उसको पहुँचाएगा पनिया कौन? पनिया पहुँचाता है जाइलम। बताए थे ना, जाइलम पहुँचाता है। तो जाइलम इसमें जो है ज़्यादा विकसित रहेगा, ठीक है ना। जाइलम उत्तक ज़्यादा विकसित रहेगा। और फिर जो पनिया जो भोजन बना है, पत्ती में बना है, उसको जड़ तक भी पहुंचाना है ना, तो उसके लिए फ्लोएम काम करेगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा विकसित रहेगा, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बता चुके हैं कि जाइलम तो जाइलम क्या करता है? तो बताया चुके हैं कि जाइलम जो है जल प्लस खनिज लवण तो समझ रहा है ना, जल में जो घुलर रहता है, ठीक है ना, पोषक पदार्थ घुरा होता है, उसको बोलते हैं खनिज लवण। तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। फोसे फ्लोएम, देखो जो से जाइलम जो से जल, याद रहेगा ना, जो से जाइलम जो से तो जल, एकदम दिक्कत ना है। जो से जाइलम जैसे देखेगा, जो से जल मार देना है, सही हो जाएगा। अब फोसे फ्लोएम, फोसे फल यानी भोजन। अरे फोसे फ्लोएम, फोसे फल मतलब भोजन। तो पूछेगा भोजन का परिवहन पेड़ पौधा में कौन करता है? तो बोलना है फ्लोएम उत्तक। कौन सी बोलना है? फ्लोएम उत्तक। अब देखते हैं कि जाइलम और संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर होता है। कुछ क्या होता है? अंतर होता है। उस अंतर को देखेंगे, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर होता है, उस अंतर को देखेंगे। तो एक हम बोल रहे हैं जाइलम, क्या बोल रहे हैं? जाइलम। और एक बोल रहे हैं फ्लोएम, क्या बोल रहे हैं? फ्लोएम। क्या बोल रहे हैं? फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम 4 प्रकार का होता है, जिसमें तुम लोग को 2 ही प्रकार पढ़ना है। 4 प्रकार होता है। एक होता है वाहिका, एक होता है वाहिनिकाएँ, एक होता है जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर उसको इंग्लिश से बोलेंगे। और एक होता है जाइलम मृदुतक उसको इंग्लिश से बोलेंगे जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है ना। तो तुम लोग को बस 2 नाम याद रखना है, वाहिका और वाहिनिकाएँ। क्या नाम रखना है याद? वाहिका और वाहिनिकाएँ। वाहिका एवं वाहिनिकाएँ, क्योंकि पंप का निर्माण, ठीक है ना, पंप जो पानी को ले आने के लिए, जल को ले आने के लिए पंप का निर्माण करेगा, ठीक है ना, वो करेगा वाहिका और वाहिनिकाएँ। कौन करेगा? तो जाइलम में भी कौन? तो वाहिका और वाहिनिकाएँ, ठीक है ना। अब फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है चालनी कोशिका। क्या होता है? चालनी कोशिका। फ्लोएम उत्तक का कोशिका भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है चालनी, क्या होता है? एक होता है साथी कोशिका या सहचर कोशिका, साथी या सहचर। एक होता है फ्लोएम तंतु, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे फ्लोएम फाइबर। और एक होता है फ्लोएम मृदुतक, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा। लेकिन तुम लोग को याद रखना है तो इसका कोशिका का प्रकार चालनी कोशिका। क्या रखना है? चालनी कोशिका याद रखना है, ठीक है ना। और यही जो है ज़्यादा मतलब पेड़ पौधा में भोजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कैसे याद रखेगा? चालनी किसका प्रकार है? तो देखो भोजन में भी क्या था? आटा भी क्या है? भोजन है। आटा हम लोग चालते हैं तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम किस में रहेगा? चालने का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम में रहेगा चालनी। क्या रहेगा? चालनी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ ध्यान दो,
ये दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर देखेंगे, बोलेगा जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है? तो पहला अंतर बोलेंगे क्या? पहला अंतर बोलेंगे जाइलम जल का परिवहन करता है। क्या करता है? तो बोलेंगे यह मतलब कौन? हम नहीं, जाइलम। तो यह पेड़ पौधा में, या पेड़ पौधा, या पेड़ पौधा में, इस और घर रटना है रे, अपने याद हो गया होगा, ना याद हुआ होगा। और सब पक्का तो भैंस है, भैंस के सामने बीन बजा दो या डीजे बजा दो, कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यह पेड़ पौधा में, या पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जल एवं खनिज लवण का, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, परिवहन करता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? बता दे। क्या करता है? गधा इसमें बोलने में से लटपटाता है गधा कहीं का। या पेड़ पौधा में, या पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन। चलो अगला अंतर क्या बोलेंगे, ले बता दो। यहाँ ध्यान दो, देखो जाइलम यानी जल, जाइलम यानी जल। तो जाइलम तो ऐसे, जाइलम जो है, जाइलम ध्यान दो, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और जल किसको चाहिए? तो जल चाहिए किसी को भी चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो या घर में बर्तन हो, कपड़ा हो, या किसी को भी धोना हो, या गाड़ी हो, वाहन हो, ठीक है ना, किसी को भी जल चाहिए। लेकिन भोजन किसको चाहिए? जो सिर्फ जीवित है उसी को। अरे जल किसी को भी चाहिए, गाड़ी में जल डालते हैं, डालते हैं ना, डालते हैं ना। तो जल किसी को भी चाहिए, लेकिन भोजन किसको चाहिए? जो सिर्फ जीवित है। क्या है? तो भोजन की जो फ्लोएम है, भोजन पर पहुँचाता है। फ्लोएम क्या पहुँचाता है? भोजन पहुँचाता है। तो ये क्या होगा? जीवित। क्या होगा? और ये क्या होगा? मृत। क्या होगा? तो बोल सकते हैं क्या? ऐसे याद रखना, जाइलम और फ्लोएम दोनों लगभग मृत्यु होता है, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो जाइलम जो हो जाएगा, बोलेंगे जाइलम मृत कोशिका से मिलकर बना होता है, मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें क्या बोलेंगे? यह यानी फ्लोएम, या सजीव कोशिका। क्या बोलेंगे? सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है, सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अगला अंतर क्या बोलेंगे? देखो तुम लोग दिमाग लगाओ, जल का परिवहन किधर होगा? तो जल का परिवहन हमेशा नीचे से ऊपर। अरे जल कहाँ रहता है? जरिया में रहता है। जरिया में रहता है मूल रोम। क्या होता है मूल रोम? वो पनिया को ग्रहण कर लेता है, पनिया ग्रहण कर ले, लेकिन पनिया सिर्फ जरिया में चाहिए क्या? नहीं, ऊपर तक चाहिए ना। तो पनिया कहीं जरिया में रह जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत। तो वहाँ पे रहेगा क्या? जाइलम। क्या रहेगा? और जाइलम जो है जड़ में जितना भी पानी है सबको पकड़ेगा, कहेगा चल ऊपर। कहाँ चल? ऊपर। तो हमेशा जल का परिवहन नीचे से ऊपर होगा। कहाँ होगा? नीचे से ऊपर होगा, यानी एक दिशिक। क्या होगा? एक दिशिक होगा, यानी एक दिशा में होगा, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। यानी यहाँ जाइलम में जो जल का परिवहन होता है वो किधर से किधर होता है? नीचे से ऊपर, ठीक है ना। वो होता है हमेशा, ठीक है, किधर से किधर होता है? तो वो हमेशा होता है नीचे से ऊपर की ओर। किधर होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। यानी एक दिशिक। क्या होता है? एक दिशिक। लेकिन यही अगर मान लो को हम बना दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इधर मान लो इससे एक पत्ता लगा हुआ है, इधर भी पत्ता लगा हुआ है, इधर भी पत्ता लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसमें बन गया भोजन। क्या बन गया? ये सब जो पत्ता है इसमें बन गया भोजन। क्या बन गया? भोजन बन गया है। तो बता भोजन का परिवहन कहाँ होगा? तब ऊपर भी होगा, क्योंकि भोजन अगर मान लो कि ऊपर भी, और मान लो ऐसे ऊपर गया है, ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है ना। यहाँ एक पत्ता है, ठीक है, बहुत सारा पत्ता है, ठीक है ना, यहाँ पत्ता है, ठीक है। तो बताओ इसमें भोजन जो बनेगा ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी तनाम चाहिए ना, और नीचे भी जड़ को भी चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों जाएगा ना। तो फ्लोएम में भोजन का परिवहन किधर होता है? द्विदिशिक, ऊपर और नीचे दोनों, यानी द्विदिशिक। क्या होता है? द्विदिशिक होता है। तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे तीसरा कि तो पहले इसमें लिखने देना एक दिशिक, कभी कि पक्का बंदर है, इसमें नहीं लिख रहा है तो उसमें लिख दे। अंतर मतलब कौन सी होता है कि तुम्हें पास नाक है उसके पास नाक ना है, तुम्हारे पास कान है उसके पास कान ना है, तुम गधी है तो बैली है, यही ना होता है अंतर। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे जाइलम में जल का परिवहन, जल का परिवहन किधर होता है? तो एक दिशिक। किधर होता है? एक दिशिक होता है, एक दिशिक होता है। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन द्विदिशिक होता है। क्या होता है?
द्विदिशिक होता है, द्विदिशिक होता है। यही क्या, ये दोनों अंतर, ये दोनों में तो बोलेगा अंतर लिखने, लिख लेगा ना, आएगा 2 नंबर के लिखने अंतर आराम से लिख लेगा, तो लिख लेना आराम से। एक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करता है, पेड़-पौधा में, फ्लोएम। लिख देगा निम्नलिखित में कौन सम्मान उत्तक है, दे देगा जाइलम फ्लोएम, या को नंबर में जाइलम, खो नंबर में फ्लोएम, और सी नंबर में दे देगा को और खो दोनों, और डी नंबर में दे देगा कोई नहीं। तो क्या होगा, को और खो दोनों ना होगा रे। चलो देखते हैं अब वाष्पोत्सर्जन क्या देखते हैं। जाइलम और कब तक काम करेगा, तो जब तक वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जाइलम नहीं काम करेगा, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन में तो समझ रहा है, तुम ही मान लो खाली पानी पी रहा है और निकालिए रहा है, तो पानी फिर दोबारा पिएगा, नहीं पिएगा। उसी प्रकार पेड़ पौधा मतलब पानी जरिया से ग्रहण कर रहा है, जड़ से पानी ले रहा है और उसको निकाल भी नहीं करेगा, तो फिर पानी पिएगा। फिर जाइलम जो है जल का परिवहन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि पहले से उसके शरीर में पानी भरल है, तो उसके लिए चाहिए वाष्पोत्सर्जन। क्या चाहिए, वाष्पोत्सर्जन। क्या चाहिए, वाष्पोत्सर्जन। तो समझते हैं आप, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन देखेंगे, क्या देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन देखते हैं, तो क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन जो होगा पेड़ पौधा के कौन सा भाग से होगा, तो बाहरी भाग से होगा। अरे अंदर भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है, हम लोग का पसीना जो निकलता है कहाँ निकलता है, बाहरी भाग से निकलता है ना। तो उसी प्रकार जो है पेड़ पौधा के में जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो कहाँ से होगा, बाहरी भाग से होगा। तो बाहरी भाग को बोलेंगे वायवीय भाग। क्या बोलेंगे, वायवीय भाग। क्या बोलेंगे, वायवीय भाग, ठीक है ना। तो सिंपल वाष्पोत्सर्जन क्या बोलेंगे, पेड़ पौधा के वायवीय भागों से जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बस इतने तो बोलना है। क्या बोलना है, पेड़ पौधा के हम लोग शरीर में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं बोल सकते, पसीना निकलता है, ठीक है, फिर वाष्प बन के उड़ जाता है, सही है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है पेड़ पौधा के लिए। किसके लिए होता है, पेड़ पौधा के लिए वाष्पोत्सर्जन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे पेड़ पौधा के वायवीय भागों से, वायवीय भाग मतलब बाहरी भागों से, ठीक है ना। वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में, वायवीय भागों से जल का पत्तियों के रंध्र से, पत्ती में क्या होता है, रंध्र। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, और रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर 1 में कि स्टोमाटा के पास एक कोशिका होता है द्वारपालिका के रूप में, उसको बोलते हैं द्वार कोशिका। पढ़ाए थे ना, तो याद रखना। तो पेड़ पौधा के वायवीय भागों से जल का पत्तियों के रंध्र को बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो पेड़ पौधा के वायवीय भागों से जल का पत्तियों के रंध्र से वाष्प के रूप में बाहर निकलना, क्या कहलाता है, तो निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वेपोराइजेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब देखो पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है, पता है तुम लोग को। पेड़ पौधा जो है ना कितना पानी ग्रहण करता है अपना ज़िंदगी में, पता है। तो जितना उसका वजन है उसके 100 गुना पानी जो है ज़िंदगी में पीता है, ठीक है ना। यानी किसी पेड़ पौधा के मान लो वजन अगर 100 kg है, 100 kg से तो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो 100 kg रहता है पेड़ पौधा का वजन। अरे एगो टहनियाँ काट देते तो इतना भारी हो जाता है कि 5 छोटा मिल के उठाते तब ना उठता है, ठीक है ना। तो समझ लो कितना भारी होगा, ठीक है ना। तो अपने वजन की तुलना से 100 गुना पानी वो अपना ज़िंदगी में पीता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, पेड़ पौधा जो है हम लोग से ज़्यादा पानी पीता है, पता है ना। हम लोग से ज़्यादा पानी पीता है, ठीक है। तो हम लोग से ज़्यादा पानी पीता है, तो याद रखना पेड़ पौधा जितना पानी पीता है ना सबका वो यूज नहीं करता है, सभी का यूज नहीं करता है, ठीक है ना। उसका 90% को वो बाहर फेंक देता है, यानी 90% को जो है वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, और मात्र 10% का यूज करता है, मात्र 10% का यूज करता है। समझ तो उनका आ गया ना। यानी 90% पानी जो बाहर ही कर देता है। बोलेगा काहे करता है ऐसा, पानी तो ऐसे कमी है धरती पर, क्योंकि पेड़ हम लोग कहाँ बैठे हैं, हम लोग गर्मी रहता है तो आराम से जाके घर में पंखा चालू करते हैं, कूलर चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, आराम से बढ़ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधा दिन भर धूप में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, और धूप में खड़ा है, उसको एसी कौन लगा देगा, कूलर कौन लगा देगा, पंखा कौन लगाएगा, तुम लोग जाके लगाएगा।
अगर तुम लोग तो पानी देवे नहीं करता है यार, अगर कूलर लगाएगा उसको और जाकर उसको काट लेगा, क्या करेगा, काट लेता है और लाठी बना लेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कि पेड़ पौधा को दिन भर कहाँ खड़ा रहेगा, धूप में खड़ा रहेगा। और धूप में खड़ा रहेगा, अगर वो पानी अधिक से अधिक नहीं लेगा तो जलियन जाएगा पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या होगा, धूप में क्या होगा, जल जाएगा, क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए पेड़ पौधा क्या करता है, दम भर पानी पीता है, और पानी जब तक शरीर में भरा रहेगा तब तक जलेगा, वो जल्दी बता तब तो जलेगा, तो नहीं जलेगा। और पानी बाहर करते रहता है वाष्प के रूप में, ठीक है ना, अंदर से पानी लेते रहता है। समझ आ गया ना, समझ तो लोग आया, तो याद रखना। पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा जो हो गया, ठीक है ना, पेड़ पौधा द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% भाग वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। और अगला याद रखना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधा को सूखने से यानी जलने से, पेड़ पौधा को जलने से बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन खत्म। क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे मनुष्य में परिवहन कैसे होता है, हम लोग में कैसे परिवहन होता है राक्षस में, ठीक है ना। चलो देखो जल्दी इसको छाप, चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, हम लोग के शरीर में परिवहन तंत्र। सबसे बड़ा राक्षस कौन है, मानव है ना, कुछ हो भी खा जाता है, मछली भी राक्षस है, मानव कुछ भी खा जाएगा, चिल्ला मानव तो और राक्षस है, चमगादड़ से लेकर कुछ भी खा जाता है, ठीक है ना। तो मानव में परिवहन तंत्र, मानव में परिवहन तंत्र। तो बताओ मानव में कौन कौन मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, मानव में कौन कौन मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। तो हम बता चुके हैं कि मानव में जो है कौन कौन मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। पहला महत्वपूर्ण जो है हृदय है, क्या मारे है, हृदय है, क्योंकि हृदय मारता है धक्का, हृदय पंप करता है, सभी को स्टार्ट करता है कौन, हृदय। रक्त को मारेगा धक्का और पहुंचा देगा कलकत्ता, यानी कलकत्ता को से कोशिका तक पहुंचा देगा, प्रत्येक कोशिका तक, ठीक है ना। तो हृदय हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त, क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा धमनी, क्या हो जाएगा, धमनी में शुद्ध रक्त, पता है तुम लोग आगे पढ़ाएंगे। अगला हो जाएगा सीरा में अशुद्ध रक्त पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अपवाद भी बताएंगे, अपवाद में जहाँ फुफ्फुस लगा तो हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे केशिकाएँ, क्या पढ़ाएंगे, केशिकाएँ। तो ये सभी के बारे में पढ़ना है। तो बोलेगा बता परिवहन तंत्र में कौन कौन आता है, तो हृदय, रक्त, धमनी, शिरा, केशिकाएँ, हृदय, रक्त, धमनी, शिरा, केशिकाएँ। तो पहले हम निपटारा करते हैं रक्त, किसको करते हैं, रक्त यानी वाहन है, वाहन यही नहीं है, पूरा शरीर में कौन दौड़ता है, हृदय दौड़ता है कि आज यहाँ तो आज किडनिया में, दूसरा दिन फेफड़वा में, तीसरा दिन जाके चौथी आंत में, पांचवा दिन बड़ी आंत में, ऐसा नहीं होता है। फेफड़ा जगह स्थित है, खाली वो पंप कर देगा, क्या करेगा। और रक्त जो है पूरा शरीर में दौड़ेगा, रक्त करेगा वाहन के काम, क्या करेगा। तो पहले देखते हैं रक्त, क्या देखते हैं, रक्त को पहले देखते हैं, क्या देखते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं रक्त, क्या देखते हैं, रक्त को ही क्या बोलते हैं, खून को ही क्या बोलते हैं, ब्लड, क्या बोलते हैं, ब्लड, क्या बोलते हैं, ब्लड। तो पहले देखते हैं रक्त। तो पहले रक्त के बारे में जान लेते हैं क्या क्या रक्त का विशेषता है। तो रक्त का पहला विशेषता है कि रक्त जो है एक उत्तक है, क्या है, और कैसा उत्तक है। तो रक्त जो है तरल मतलब समझते हैं ना, तरल मतलब बहने वाला, लिक्विड फॉर्म है, तो रक्त जो है एक उत्तक है। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। पूछेगा कि हमारे शरीर में तरल संयोजी उत्तक कौन है, तो रक्त है, तरल है, और संयोजी मतलब पूरा शरीर को जोड़ने वाला उत्तक, ठीक है ना। अगर बोलेंगे कि रक्त का जो है हम लोग का शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना है, तो पीएच मान हम लोग का शरीर में जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 है। हम लोग जानते हैं कि अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो अम्लीय होता है, जितना कम उतना ज़्यादा अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्षारीय। 7 रहेगा तो उदासीन है, उदास रहेगा, पानी से ना तो खट्टा ना तो कड़वा, बल्कि उदास है यानी उदासीन है, क्या है, उदासीन है, ठीक है ना। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी रक्त क्या है, क्षारीय है कि अम्लीय है, जल्दी बता दें। तो क्षारीय है, क्यों क्षारीय है, क्योंकि इसका मान 7 से
अधिक है बस, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो रक्त का मात्रा तो हम लोग के शरीर में, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। फिर आगे बोलेंगे कि हम लोग का शरीर, किसी का शरीर के कितना प्रतिशत भार, अगर मान लो कोई व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसमें रक्त कितना होगा, यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 kg है तो उसमें रक्त कितना होगा, यानी उसका शरीर के कितना परसेंट जो है रक्त होता है, तो शरीर के कितना परसेंट भाग रक्त होता है, ठीक है ना, भार के अनुसार कितना परसेंट होता है, तो 7%। कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त को बांटेंगे हम मुख्य रूप से 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? मुख्य रूप से रक्त यानी ब्लड यानी खूना को, तुम्हारा खूना जो है उसको बांटेंगे कितना भाग में? मुख्य रूप से 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। पहला जो रक्त में रक्त में तुम लोग को 2 चीज़ मिलेगा। कितना चीज़ मिलेगा? 2 चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। 2 चीज़ मिलेगा। एक होगा तरल भाग में तो समझ रहा है, बहने वाला, और एक होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग भी होता है, पता है, जमने पर देखने में ठोस हो जाता है ना, ठीक है ना। तो एक ठोस भाग होता है, एक होता है तरल भाग। क्या होता है? एक होता है तरल भाग। क्या होता है? तरल भाग होता है। तरल भाग यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग होता है। ठोस भाग होता है। तरल भाग तो बोलेगा, तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो रक्त के तरल भाग को बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है ना। और ठोस भाग जो है इसको ही बांटेंगे आगे चल के 3 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। और ये होगा कण। ये क्या होगा? कण होगा, ठीक है ना। जैसे एक बोलेंगे RBC। क्या बोलेंगे? RBC। एक को बोलेंगे WBC। क्या बोलेंगे? WBC। और एक को बोलेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ये आगे बताएंगे। प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं रक्त बिंबाणु, या इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे, लेकिन पहले निपटारा करते हैं प्लाज्मा। किसका निपटारा करते हैं? प्लाज्मा। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त केशिकाएँ। WBC मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। सेल नहीं बोल रहे हैं, कॉर्पसल्स बोल रहे हैं, यानी कॉर्पसल्स मतलब होता है केशिकाएँ, ठीक है ना। तो यानी श्वेत रक्त केशिकाएँ, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो प्लाज्मा क्या बोलते हैं? रक्त के तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब बात करेंगे प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है। रक्त में जो है, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? किसी को बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं? किसी को भी बोलते हैं 100%। कितना बोलते हैं? 100% कहा जाता है। तो 100% में प्लाज्मा जो होता है रक्त में, ये कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 55। कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55% होता है। अब तुम लोग सिंपल दिमागबा है तो बोलो कि अगर प्लाज्मा 55% है तो ठोस भाग कितना परसेंट होगा? सिंपल बात है, 100% होता है, 100 में 55 यही है, तो 45 बचेगा ठोस भाग। क्या बचेगा? 45% बचेगा ठोस भाग। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो। प्लाज्मा में बहुत चीज़ पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा में बहुत चीज़ पाया जाता है, ठीक है। इसी में जल पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जो है ना, प्लाज्मा में जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है जल। क्या होता है? जल होता है, ठीक है ना। फिर ग्लूकोज इसी में होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फिर प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और हमको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ बोले तो वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसे बोलेंगे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा उसे बोलेंगे अकार्बनिक। तो चलो उसको गोली मारो, उन्हें पूछता है, ठीक है ना। तो गोली मार देना, बंदूक रहेगा तब ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो प्लाज्मा का अगर बोले प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55। कितना है? लेकिन यही 55 को अगर हम बोले 100, क्या बोले? अरे मान लो तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो मान लो किसी पास 100 रुपया, कितना रुपया है, और 2 व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना। एगो दे दिया कितना? 55 रुपया दे दिया है। एगो दे दिया कितना? 45 टका। कितना दिया? 45 टका दे दिया है। अब तुम्हारे पास जितना पैसा है, तुम्हें उसी को नहीं मानेगा कि मेरे पास वो 100% पैसा है, उसी तुम क्या बोलेगा? 100%। ये तुम्हारे पास 55 रुपया है, लेकिन अब तुम इसको क्या बोलेगा? इसी को तुम बोलेगा कि मेरे पास 100% पैसा, 100% पैसा है। तो यही 55% के बोलेंगे आप 100% प्लाज्मा, 100% प्लाज्मा। और 100% प्लाज्मा में जल जो होता है वो होता है 90%। कितना होता है? ये ना समझ लेना कि 55% हैवे करता है, 90% कैसे हो गया? 55% को बोल दिया, 100%। क्या बोल दिए? क्योंकि इसको बांट रहे थे ना। देखो हम रक्त को बांट रहे थे, रक्त को बोले थे 100%। क्या बोले थे? ठीक है ना। तो ये 2 भाग में बट गया।
फिर जहाँ से बांटेंगे फिर उसको बोलेंगे 100, क्या बोलेंगे, जहाँ जहाँ से बांटेंगे वहीं बोल देंगे 100, क्या बोल देंगे। तो यहाँ से बांटे तो उसको बोले 100, फिर प्लाज्मा को हम 3 भाग में बांट दिए और 4 भाग होता है, ठीक है ना, 3 भाग में बांट दिए तो यहीं बोल दिए 100, क्या बोल दिए 100, यानी 55 को बोल दिए 100%, जिसमें जल कितना होता है 90, कितना होता है 90% होता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज को गोली मारो वो नहीं पूछता है, ठीक है ना, ऐसे क्योंकि 0% भी कम होता है, ठीक है, 0.18 के लगभग होता है तो कौन पूछता है कोई, ठीक है, तो उसको गोली मारो, ठीक है ना। तो हमको मेन पढ़ना है प्रोटीन, क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, कुछ प्रोटीन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, तो उन लोग को ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, बोल देगा कि निम्नलिखित में कौन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन हम लोग का प्लाज्मा में कितना % होता है, तो 7% होता है। तो चलो इसको थोड़ा याद कर लो, ठीक है ना, 7% कितना होता है, चलो इसको भी लिख देते हैं, कितना 0.18%, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन याद करना तो ये वाला, ठीक है। और प्रोटीन भी नहीं पूछता है, तुम लोग को मेन पूछता है ये वाला, ये याद होना चाहिए कि प्लाज्मा हमारे रक्त में कितना % होता है 55%, ठीक है ना। अब प्रोटीन देखो, इसमें प्रोटीन जो रहेगा वो होता है फाइब्रिनोजिन, क्या होता है फाइब्रिनोजिन, पूछेगा फाइब्रिनोजिन जो है ये कैसा प्रोटीन है, तो बोलना है प्लाज्मा प्रोटीन, क्या बोलना है, अभी बताएंगे इसका काम क्या है, ठीक है ना। फाइब्रिनोजिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है ना। उसके पश्चात बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन भी कैसा प्रोटीन है, तो यह भी प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या और होता है थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन ही है, लेकिन ये दोनों इसी का भाग है, ठीक है ना। और एक होता है हिपेरिन, क्या होता है हिपेरिन, क्या होता है, तो हिपेरिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, यानी प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन। अब ये तीनों मेन क्यों है तो समझो यहाँ पर यहाँ समझना है तीनों मेन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि शरीरवा के अंदर जब तक ब्लड रहता है, यानी शरीर के अंदर जब तक ब्लड है, ठीक है ना, तब तक ब्लड नहीं जमता है रे। ऐसा नहीं किसी शरीरवा के अंदर में ब्लड जम गया बोलेगा बहबे नहीं करेंगे, ऐसा है क्या, नहीं, अंदर नहीं जमता है, लेकिन थोड़ा सा भी कटेगा, जैसे ब्लड बाहर आएगा ब्लड तुरंत जम जाता है, क्या होता है। अब बता ऐसा क्यों हुआ, अंदर क्यों नहीं जमा, बाहर क्यों जम गया, तो इसी को जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड में पाया जाता है हिपेरिन, क्या पाया जाता है, और हिपेरिन बोलता है कि अगर हम वायु के संपर्क में आ गए, तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और जब तक ये वायु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक इन्होंने टनाटन है, क्या है टनाटन है। तो बता जब अंदर शरीर के अंदर में है, रक्त कहाँ है शरीर के अंदर में है, तब वायु शरीर के अंदर में, तो बता वायु संपर्क में आएगा, वायु संपर्क में नहीं आएगा। और जब वायु संपर्क में नहीं आएगा तो हिपेरिन क्या होता है, एक्टिव, क्या होता है, यानी शरीर के अंदर हिपेरिन एक्टिव होता है। और हिपेरिन बोलता है जब तक हम जिंदा हैं तब तक ब्लड को जमा नहीं सकता है, खबरदार, यानी जब तक हम जिंदा हैं तब तक खबरदार है कोई ब्लड को जमा ले या जमा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हिपेरिन क्या कहता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। और तुम लोग मान लो चला रहा है साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहा है और लहरिया कट मार रहा है, गिर गया, क्या हुआ, गिर गया तो क्या होगा, टंगड़ी में लगेगा चोट, मुंडी में चोट लगेगा तो क्या होगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, रक्त बहाना क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और रक्त जैसे बाहर निकलेगा तो पगरवा को मिल जाएगा वायु, क्या मिल जाएगा वायु, और जैसे उसको वायु मिलेगा इसका जगह राम नाम सहित क्या हो जाएगा। अब बता हिपेरिन बोल रहा था हम ब्लड को जमने नहीं देंगे, अब यह जिंदा रहा, जल्दी बता दे, अब हिपेरिन जिंदे नहीं रहा तो बता ब्लड जमेगा कि नहीं, तो ब्लड जम जाएगा। तो फाइब्रिनोजिन बोलेगा कि हिपेरिन मर गया, नहीं देखते रहेगा, फाइब्रिनोजिन जो है और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये दोनों देखते रहेगा, टुकु देखते रहेगा कि तुम मर, ठीक है ना। हिपेरिन का इंतजार करते रहेगा कि तुम कैसे मर जाओ, कौन इंतजार करेगा फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन इंतजार करेगा कि तुम खाली मरो ना, उसके बाद देखते हैं कि ब्लड कैसे जमता है। तो जैसा ब्लड बाहर निकलेगा हवा के संपर्क में आएगा तो इसका जगह राम नाम सहित क्या जाएगा, तो ये दोनों बोलेगा अब हम दोनों अपना मनमानी करते हैं, ठीक है ना। हिपेरिन रोक के रख लेता तो ये दोनों क्या करेगा, ब्लड जमा देगा, क्या करेगा। तो पूछेगा ब्लड जमाने के काम कौन करता है, तो बोलना है फाइब्रिनोजिन एवं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। मेन रूप से फाइब्रिनो, तो ब्लड को जमाने का कार्य कौन करता है, तो करता है कौन, फाइब्रिनोजिन, समझ आ गया। तो बोलेगा हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने कौन नहीं देता है, हिपेरिन। ब्लड को जमाने में मदद कौन करता है, जब बाहर आता है तो फाइब्रिनोजिन एवं प्रोथ्रोम्बिन, मेन कौन है फाइब्रिनोजिन। कोई दिक्कत है, हाँ अब ये डाल दो, चलो ये सब हो गया ना, कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों समझाए सब तुम लोग ने। अगर घर तुम लोग क्या करेगा, घर में जाकर थोड़ा पढ़ेगा ना, इतना अच्छा पढ़ा दिए लेकिन घर में तुम लोग मुर्दा ऐसा पलट रहेगा, ठीक है ना। भैंसियों का भैंस स्क्वायर ना भैंस क्यों तुम लोग हो जाता है, ठीक है ना।
भैंस को थोड़ा मोड़ा मतलब पों पों करते हैं या लठीवा से हुरते हैं तो भाग जाता है। तुम लोग को लठीवा से हुरे या अथिया क्या बोलते हैं मुर्गा बना दे मुर्गी बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोलेंगे अगला याद रखना कि फाइब्रिनोजिन, क्या बोलेंगे फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को, वैसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सीरम। क्या कहते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट फाइब्रिनोजिन, क्या बोल रहे हैं, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, रहित मतलब जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता हो, और बोलेंगे सहित मतलब पाया जाता हो। तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, सीरम कहा। चलो इसमें कोई दिक्कत है तो प्लाज्मा का दिया निपटारा कर, प्लाज्मा का दिया निपटारा। अब बचा है आरबीसी, क्या बचा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो चलो इसका निपटारा करते हैं। तो आरबीसी का पहले रंग कैसा होता है, इसका रंग, तो आर मतलब रेड, लाल होता है। क्या होता है, तो आरबीसी का रंग जो होता है वो होता है लाल। क्या होता है, लाल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरबीसी का, तो तुम लोग लिख लेना अपने से। आर से रेड, RED रेड, बी से ब्लड, BLOOD ब्लड, कार्पसस CORPSPUSCLES कार्पसस, ठीक है ना। तो रेड ब्लड कार्पसस, हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं गधी, कोशिका अलग होता है, कोशिका के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, केशिकाएं बोल रहे। केशिका क्या होता है, तो धमनी से भी पतला पतला, इतना पतला होता है कुछ कहने ना, बाल्ट से भी पतला होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं, नली होता है उसे बोलते हैं केशिकाएं। इसको बोलेंगे लाल रेड ब्लड कार्पसस यानी लाल रक्त केशिकाएं। इसको बोलेंगे वाइट ब्लड कार्पसस यानी श्वेत रक्त केशिकाएं। इसको बोलेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे, लेकिन आरबीसी का एक और नाम है, ठीक है ना। बायोलॉजी के भाषा में आरबीसी को बोलते हैं क्या पता है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, बता, बोलेगा इरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, तो लाल रक्त केशिकाएं को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। बोलेगा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजी के भाषा में ल्यूकोसाइट्स, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। पूछेंगे प्लेटलेट्स, तुमको क्या बोलेगा, तो प्लेटलेट्स को बायोलॉजी के भाषा में, प्लेटलेट्स तो सही है, ठीक है ना, इसको रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले लिखते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या लिखते हैं, इसको पहले थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। बिंबाणु मतलब होता है ठक्का जमाने वाला, यानी ब्लड को जमाने वाला को बोलते हैं बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। पूछेगा बता कि ब्लड को कौन जमाता है, तो कौन प्रोटीन जमाता है, तो प्रोटीन में पूछेगा कौन प्रोटीन जमाता है, तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन यही पूछेगा रक्त के कौन सा ठोस भाग है जो ब्लड को जमाता है, तो बोलेंगे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु। समझ आ गया ना। लेकिन यही पूछेगा कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, विटामिन पूछेगा तो बोलना विटामिन के। क्या बोलना, विटामिन के। और यही पूछेगा कि कौन सा आयन या कौन सा तत्व रक्त को जमाने में मदद करता है, तो बोलेंगे कैल्शियम। क्या बोलेंगे, तो चारों अलग अलग हो गया, समझ आ गया ना। पूछेंगे कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाता है, तो फाइब्रिनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन। पूछेगा कौन सा कण जमाता है, तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु। पूछेगा कौन सा विटामिन जमाता है, तो के मदद करता है। पूछेगा कौन सा तत्व जमाता है, आयन जमाता है, तो कैल्शियम। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो देखते हैं इसको। तो इसका रंग क्या होता है, लाल। क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल। अब बता हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा, तो सिंपल बात है, आर मतलब रेड, तो रेडियम में घुसा रहेगा हीमोग्लोबिन। तो बता इसका रंग, आरबीसी का रंग लाल होता है, तो ब्लड का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। अब बोलेगा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, यहाँ वाइट भी तो है, तो वाइट क्यों ना होता है, तो देखो ब्लड में जो है ना, अगर ई WBC एगो रहेगा ना, तो आरबीसी बोलेगा हम यो 600 के गो हो। अब बता अगर वाइट पता चलेगा, वाइट पता चलेगा, वाइट कहाँ घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। कोई चंदा दे रहा है कितना, 1000 रुपया चंदा दे रहा है, और तुम बोलेगा 1 रुपया चंदा हमू दलियो, हमरे नाम तक पावर चलतो, 1 रुपया तुम्हारा को औकात है, कहाँ घुसे पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार जो है आरबीसी 600, ठीक कितना, एगो, तो एगो कोई औकात रह पाया, लेकिन इसका बहुत औकात रहेगा, रंग में औकात नहीं रहेगा, लेकिन हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने में बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगा यही। रंग में इसका कोई अथी ना है, लेकिन बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगा यही, ठीक है ना। तो बता रक्त का रंग लाल क्यों क्या होगा, तो रक्त का रंग होगा लाल। क्या होगा, लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब बोलेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बोलना है लोहवा। क्या बोलना है,
अब बोलना लोहा मतलब नहीं बोलना कि लोहा हम लोग को शरीर में निकलेगा, तो शरीर फाड़ लेना। अब बोलना लोहा मिल जाए तो लोहा उस तरह नहीं मिलेगा रॉड के जैसा। लोहा मतलब इतना कम सूक्ष्म तत्व रहता है, ठीक है। लोहा मतलब रक्त में घुला रहता है और काफ़ी सूक्ष्म तत्व होता है, ठीक है ना। इन्हें बोलना कि जिस तरह धरती से लोहा निकलता है उस तरह हमको शरीरवा से निकलेगा, ठीक है ना, उस तरह नहीं निकलेगा। पालक साग में लोहा पाया जाता है, पालक साग में भी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, खनिज लवण के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। और याद रखना पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के फिर पढ़ाएंगे। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है और ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देख लिए तो लाल क्यों होगा? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और इसमें क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा का संकेत बोलते हैं एफी, एफी को बोलते हैं फेरम, फेरम मतलब लोहा, ठीक है ना। चलो और देखते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी का अगर आकार बोलें, क्या बोलें कि बोलेंगे थोड़ा आकार की रंग हो, बता दे तुम्हारा आकार की रंग है। इसका आकार होता है उभया अवतल। क्या होता है? आप बोलेगा उभया अवतल कौन चीज़ है? तो वैसा अवतल जिसका दोनों तरफ अवतल हो उसे बोलते हैं उभया अवतल। उभया अवतल समझ रहा तुम लोग? ऐसे ऐसे इधर भी अवतल और इधर भी अवतल, तो हो गया उभया अवतल। समझ आ गया तुम लोग? तो उभया अवतल होता है। क्या होता है? उभया अवतल होता है। उभया अवतल मतलब समझ गए तुम लोग? एगो तुम लोग को चॉकलेट मिलता है, कॉपी को चॉकलेट, ठीक है ना। अरे कॉपी को चॉकलेट नहीं मिलता है रुपया में, एगो जरा अब ये मिलता है, ठीक है ना। उसका देखना दोनों तरफ से रहेगा चिपकल, दोनों तरफ से क्या होता है? दोनों तरफ से धक्का, दोनों तरफ से धसा हुआ। क्या होता है? धसा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं उभया अवतल। दोनों तरफ से अगर धसा है तो बोलेंगे उभया अवतल। क्या बोलेंगे? उभया अवतल। ऐसे मान लो गाल दोनों तरफ से चिप दिए तो धस गया तो उभया अवतल। क्या हो गया? उभया अवतल। समझ तुम लोग आ गया? चलो यहाँ देखते हैं इसका आकार कैसा होता है? उभया अवतल, ठीक है ना। याद रखना आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल मतलब समझ रहा है ना, कितना दिन तक जिंदा रहेगा, कितना दिन तक जिंदा रहेगा। तो ये रहेगा मैक्सिमम 120 दिन, मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 120 दिन। तो 120 दिन क्या बोलेंगे? 120 दिन तो जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। अब तुम लोग बोलेगा 120 दिन के बाद मर जाएगा, तो हम लोग क्या नहीं मरते हैं, मतलब ये मर गया खाली फिर बनते रहता है। तो बोलेगा बता ये मरता है 120 दिन के बाद, और जब ये मरेगा तो कहाँ? हमारा शरीर में रहेगा। क्या शरीर में रहेगा? लेकिन कहाँ चल जाएगा पता है? तो चल जाएगा पलिहा में। कहाँ चल जाएगा? हमारे शरीर में एगो ब्लड बैंक है। क्या है? जैसे हॉस्पिटल में होता है ब्लड बैंक, ठीक है ना। तो हम लोग के शरीर में भी एगो ब्लड बैंक होता है जो आपातकाल के समय काम देता है, उसे बोलते हैं पलिहा। क्या बोलते हैं? पलिहा। तो बोलेगा हमारे शरीर के ब्लड बैंक को क्या बोलते हैं? बोलना है परिहा, या इसी को बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तितली ना है, तिल्ली। या इसी को बोलते हैं अस्पिलिन। क्या बोलते हैं? अस्तिरलिंग ना है, अस्पिलिन। क्या बोल रहा है? अस्पिलिन बोलते हैं, ठीक है ना। बोलेगा हमारे शरीर के ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तिल्ली यानी अस्पिलिया को कहा जाता है। बोलेगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो बता आरबीसी मरा तो कहाँ जाएगा? पलिहा में, तिल्ली में, अस्पिलिन में, उसी को बोलते हैं। तो कब्रिस्तान इसी को बोलेंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं तिल्ली, पलिहा या एस्पिरिन को। जैसे आदमी जहाँ मरता है उसे दफना दिया जाता है, जहाँ दफना तो उसे बोलते हैं कब्रिस्तान। तो आरबीसी जहाँ जाके मर जाएगा उसे बोलेंगे तिल्ली, पलिहा, एस्पिरिन, इसलिए उसे बोलेंगे कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान। कोई दिक्कत है? अब यहाँ तुम लोग को ध्यान देना है। 120 दिन के बाद क्या होता है? मर जाता है। क्या होता है? ये मर जाता है, ठीक है ना। अगर हम बोले, ठीक है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है? मरता तो सही बात है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ? तो देखना इसका निर्माण जो है 2 जगह होता है, ठीक है ना। कितना जगह होता है? 2 जगह निर्माण होता है। जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में तो समझ रहा है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे बोलते हैं भ्रूण अवस्था। क्या बोलते हैं? भ्रूण अवस्था। तो उस समय जो उसमें आरबीसी या बोले तो रक्त, आरबीसी बोले या डब्ल्यूबीसी बोले, उस समय जब ब्लड बनता है, वो बनता है कहाँ पता है? तो वो बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? कौन अवस्था में? तो भ्रूण अवस्था। भ्रूण मतलब समझ गया? भ्रूण मतलब तुम लोग समझा रहे? भ्रूण मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो ब्लड बनता है कहाँ पर? तो ब्लड बनता है यकृत। कहाँ बनता है? यहाँ पर लिख देते हैं। ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बनता है यकृत। कहाँ बनता है? यकृत। और एक जगह और बनता है। कहाँ बनता है? पलिहा। कहाँ बनता है? पलिहा को तिल्ली या एस्पिरिन भी बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है और पूरा हड्डी विकसित हो जाता है, तो हड्डी जब विकसित हो जाता है तब जब ब्लड बनता है तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा। हड्डी को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? अस्थि। क्या बोलते हैं? तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा। बोलेगा बता हम लोग का ब्लड कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा में। बोलेगा हम लोग का आरबीसी कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा में। हम लोग का डब्ल्यूबीसी कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा में। हम लोग का प्लेटलेट्स कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के इंग्लिश में बोलता है बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मतलब हड्डियाँ
अब मैरो मतलब मज्जा, मैरो मतलब तो तुम लोग लिख लेना, हम लोग बोल देते हैं अस्थि मज्जा के इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, BONE बोन, MARROW मैरो। तो बोन मैरो क्या बोलेंगे? बोन। अब बोलेगा अस्थि मज्जा क्या है पता है? तो हड्डी के बीच में हम लोग के, हड्डी के बीच में जो खाली स्थान नजर आ रहा है, खाली स्थान नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। ऐसी में बनता है ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो ये पढ़े थे किसके बारे में? RBC किसके बारे में पढ़े थे? और याद रखना RBC में जो है ना स्तनधारी, क्या बोल रहे हैं? स्तनधारी बोले तो, स्तनधारी बोले, चलो यहाँ लिख देते हैं स्तनधारी। क्या बोल रहे हैं? स्तनधारी बोले तो मेमेलिया, स्तनधारी बोले तो मेमेलिया के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं, बिल्कुल केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है ना। केंद्रक बोले तो कोशिका के बीच में जो दिमाग होता है, कोशिका के दिमाग को बोलते हैं केंद्रक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक पाया जाता है तो बिल्कुल केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है ना। और याद रखना कि लेकिन अपवाद में क्या जाएगा? अपवाद में 2 गो मेमेलिया है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। उसका नाम है एगो ऊँट, क्या है? एगो नाम है लेमा। क्या नाम है? ऊँट एवं लेमा। ऊँट एवं लेमा के RBC में केंद्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो RBC कंप्लीट। RBC आप रखते हैं WBC। क्या रखते हैं? WBC को बोलते हैं हमारे शरीर का बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? अब बॉडीगार्ड इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बोले तो हमारे शरीर में जितना भी रोगाणु कीटाणु विषाणु आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो मलेरिया का आ जाए, ठीक है ना, फरेलिया का आ जाए, या कोई भी जीवाणु विषाणु कीटाणु प्रवेश कर गया है तो वो पहले उससे कौन लड़ेगा? या कोरोना वाला आ जाए, कोरोना भी होता है ना, कोरोना का विषाणु आ जाए तो वो सबसे लड़ने का काम करेगा कौन? लड़ने का काम करेगा WBC। खून में लड़ेगा, एकदम फरियाएगा एकदम भर। ठीक है ना। और फरियाते अगर ये जीत गया, तो अगर ये जीत गया तो हम लोग को बीमार नहीं पड़ेंगे, हम लोग का शरीर में जो है बीमारी नहीं होगा। और जहाँ पगल भाई है हार गया तो क्या हो जाएगा? कोरोना। कौन सी हो जाएगा? तो कोरोना रखना कितना लोग को हुआ है, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि WBC उसका मजबूत था और जीत गया। ठीक है ना। लेकिन WBC हार जाएगा तो हो जाएगा क्या? कोरोना। क्या जाएगा? तो बुखार जब हम लोग को होता है ना, जब हम लोग का बुखार होने लगता है तो देखना किसी लोग का बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, किसी लोग का बुखारवा के एकदम इंजेक्शन पर इंजेक्शन भोंकवा रहा है, पानी चढ़वा रहा है, दवाई पूरा खा रहा है, तब ठीक होगा। ठीक है ना। यानी जिसका WBC लड़ के आपने जीत गया उसका बुखार अपने ठीक, और जिसका ना जीत पाया, ठीक है ना, उसका बुखार क्या हुआ? उसको बुखार में इंजेक्शन लेना पड़ा। इसलिए देखना, अब बता कहीं भी युद्ध होगा, कहीं भी लड़ेगा, ठीक है ना, तो कहीं भी युद्ध होता है तो क्या होता है? वहाँ गर्म हो जाता है, दोनों क्या होगा? गर्म। क्या होगा? इसलिए बुखार आने पर हम लोग का शरीर हीट होता है। क्या होता है? हीट इसलिए होता है क्योंकि बुखार आ गया, यानी हम लोग के शरीर में जो है बुखार वाला जो है प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम प्रवेश कर गया है। अब WBC से लड़ रहा है और WBC लड़ रहा है तो शरीर हो गया गर्म। क्या हो गया? शरीर में पूरा गर्म होकर उससे लड़ रहा है और लड़ते लड़ते जीत हो जाएगा, तो फिर जो है शरीर अपने आप शांत हो जाएगा और नहीं लड़ते लड़ते नहीं जीत पाएगा तो हमेशा के लिए क्या रहेगा? बुखार में रहेगा। फिर इंजेक्शन भुकवाना पड़ेगा, एंटीबॉडी अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है। तो बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है WBC। क्या करता है? इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद। क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? तो वाइट नमे है, वाइट नमे है। ठीक है। तो सफ़ेद होता है। क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? तो आकार इसका अनियमित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बॉडीगार्ड का कोई निश्चित आकार होगा, जैसे मन वैसे वो फरिया लेगा। ठीक है ना। चाहे बढ़ के सुत के जैसे मन वैसे फरिया लेगा। ठीक है। तो अनियमित क्या होता है? लेकिन बता, बॉडीगार्ड के पास केंद्रक होता है, यानी WBC का केंद्रक होता है? तो बिल्कुल होता है। अरे बड़ा बॉडीगार्ड है, अब बॉडीगार्ड के पास दिमाग बना रहेगा तो तुम्ही को ठोक देगा। मारना चाहिए जीवाणु विषाणु कीटाणु मारना चाहिए तो बोलेगा ले तोरे मारबो, और तुम्ही को डगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो बॉडीगार्ड के पास दिमाग होता है, केंद्रक मतलब दिमाग। ठीक है ना। अगर बॉडीगार्ड का जीवन काल बोले, यानी WBC का जीवन काल बोले, तो जीवन काल कितना होता है? तो मात्र 3 से 4 दिन। कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है, क्योंकि बॉडीगार्ड है। अब बॉडीगार्ड हमेशा लड़ते रहेगा तो मरते रहेगा, और लड़ते रहेगा ना तो मरते रहेगा। लेकिन ये पकड़ कहाँ लड़ता है? तो ये क्या है? 120 से, लेकिन क्या होगा? 3 से 4 दिन। कितना दिन होता है? 3 से 4 दिन होता है। ठीक है ना। और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। BM। और तुम लोग BM के बाद W नहीं लिख लेना तो हो जाएगा BMW, तो वो नहीं, हम BM खाली लिखे हैं, बोन मैरो। क्या बोला? बोन मैरो। ठीक है ना। बोन मैरो में निर्माण होता है। लेकिन ये मरता कहाँ है? बता, WBC क्या है? बॉडीगार्ड है, यानी सेना है। सेना को मरने के लिए कोई जगह फिक्स है? वो हमेशा लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में भी मर जाएगा। ठीक है ना। या कभी कभी ऐसे कहीं भी मर जाएगा। इसका मरने की जगह फिक्स नहीं है, लेकिन इसका मरने की जगह कहाँ है? पलिहा, तिल्ली या स्प्लीन में। कोई दिक्कत है? अरे बंदर, कोई दिक्कत है? और याद रखना, जहाँ हम लोग के शरीर में क्या होता है? एक बीमारी है एड्स। क्या है?
एड्स नामक बीमारी है। एड्स नामक बीमारी का अभी तक टीका खोज नहीं हो पाया है, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि कर दिया गया, लेकिन अभी सफल हुआ कि ना हुआ कहना मुश्किल है। तो एड्स नामक बीमारी का अभी तक जिस प्रकार कैंसर खतरनाक है ना, उससे भी खतरनाक एड्स है। एड्स में क्या होगा, तुम्हारा एड्स का जो विषाणु होगा वो जाएगा पहले तुम्हारा ब्लड में। अब ब्लड में जाके क्या करेगा, बोलेगा आरबीसी तो साइड लग, प्लेटलेट्स तो साइड लग। ऐसे इसी को डब्ल्यूबीसी को जो है ना, डब्ल्यूबीसी से ही फरिया लेगा, और डब्ल्यूबीसी कैसे फरियाएगा ना, पकड़ वैसे खा जाएगा। क्या करेगा, ले डब्ल्यूबीसी को ही खा गया तो हमको अच्छा कौन करेगा, करेगा कोई? डब्ल्यूबीसी को खा जाएगा तो अच्छा करेगा। तो डब्ल्यूबीसी में एगो कोशिका आता है T4, क्या होता है, T4 लिम्फोसाइट होगा, उसी को चुबा जाएगा। कौन चुबा जाएगा, तो एड्स का विषाणु। अब अगर बार डब्ल्यूबीसी रहा नहीं, डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी ना रहा तो हमारा रक्षा कौन करेगा, करेगा रक्षा। अब बता, कोई भी जीवाणु विषाणु में शरीर में प्रवेश करे, चाहे मलेरिया करे, फाइलेरिया करे, ठीक है ना, कैंसर हो जाए, कैंसर में जीवाणु विषाणु आता है, तो मलेरिया हो जाए, फाइलेरिया हो जाए, दम्मा हो जाए, टीबी हो जाए, ठीक है ना, कोई भी जीवाणु विषाणु आएगा उससे लड़ेगा कोई ना, लड़ेगा तो सब जाकर शरीर में क्या करेगा, सब शरीर में घुस जाएगा ज़बरदस्ती, और शरीर बना लेगा बीमारी के घर, ठीक है ना, बीमारी का फैक्ट्री बन जाएगा। कौन चीज़ बन जाएगा, शरीर बन जाएगा बीमारी की फैक्ट्री, और आदमी इतना कमजोर हो जाएगा कि वो उसका मृत्यु फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो एड्स में, ठीक है, चलो देखते हैं प्लेटलेट्स क्या रखते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो रक्त के थक्का को जमाता है, रक्त का थक्का को जमाता है, रक्त के थक्का को जमाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो देखो अगर ये तीनों का अनुपात पूछे कितना होता है, तो अगर ये 600 रहेगा, अगर ये 600 रहेगा तो ये रहेगा 1, कितना रहेगा, तभी रहेगा 40, कितना रहेगा, तो बोलेगा सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है, आरबीसी। सबसे कम मात्रा में कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। 2 नंबर में कौन होता है, 40, यानी प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इसका रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो है ना, जब हम लोग का होता है बुखार, कौन बुखार, डेंगू बुखार, कौन सी होता है, डेंगू बुखार जैसे तुम लोग का होगा तो प्लेटलेट्स की संख्या गायब, यानी प्लेटलेट्स हो जाएगा गायब, क्या हो जाएगा। तो डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम, क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम। तो डॉक्टर बोलेगा इसको चाहिए प्लेटलेट्स, क्या चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, तो बकरी के दूध में प्लेटलेट्स भरल होता है, ठीक है ना। तो बकरी के दूध पीना, प्लेटलेट्स बनल रहेगा, ठीक है, बकरी का दूध बोल रहा है, ठीक है ना, ये कुत्ता कुत्ती का दूध नहीं बोल रहा है, बकरी का दूध पीना, प्लेटलेट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो तीसरा हम पूरा डिटेल में देख लिए, ठीक है। इसका अगर जीवन काल बोले, जीवन काल बोले तो इसका जीवन काल, तुम लोग फ्रेश में लिख रहा है ना, पूरा हटा दिए इसी में, ठीक है ना। इसका जीवन काल 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन, समझ आ गया तुम लोग को। तो ये हो गया रक्त खत्म। रक्त क्या हुआ, रक्त पूरा डिटेल में पढ़ा दिए। और तुम लोग को गधा इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग जो है ना बोलते हैं वही गधा बोलते तो गधे एकदम है, भैंस बोलते थे ना भैंसे है। इतना पढ़ा देंगे लेकिन घर में जाकर पढ़ेगा थोड़ा ना, ठीक है, तो यार कौन सी रहेगा, ठीक है ना। इतना अच्छा पढ़ा दिए, अब घर में अपना जाकर मेहनत तो करना, ठीक है ना। चलो छापो।